ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का नेक्स्ट टॉपिक है विक्रय, जिसको सेल कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि विक्रय से आप क्या समझते हैं और ये कैसे किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल एंड हाउ इज इट मेड। ठीक है, जो विक्रय है जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, इसका टीपी एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यह पहला तरीका है जिसके द्वारा प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, यह सबसे सर्वाधिक प्रचलित अंतरण है, ट्रांसफर है। इसके द्वारा किसी संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। 1882 के एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है, प्रावधान रखा गया है। इसकी डेफिनेशन क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में सेक्शन 54 ये बताता है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके दिए जाने का वचन दिया गया या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो या किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। ये तो इसकी डेफिनेशन रही। विक्रय का मतलब क्या होता है कि किसी कीमत के बदले, पैसे के बदले, धन के बदले में ओनरशिप, स्वामित्व का अंतरण करना। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस। ऐसी कीमत या तो दी जा चुकी होती है या दिए जाने का वचन दिया गया होता है। अभिप्राय यह हुआ कि विक्रय का जो सेम व्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, क्रय मूल्य के नकद भुगतान पर ही हो सकता है और उधार पर भी। कहने का मतलब, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जमीन है, कुछ भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप पैसे के बदले में, धन के बदले में किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। एग्जांपल से समझे, जैसे ए द्वारा अपना एक घर बी को, ठीक है, 1 लाख रुपए में बेचता है। ठीक है, 50,000 रुपए वह नकद प्राप्त कर लेता है और 50,000 रुपए बाद में लेना स्वीकार कर लेता है। ये जो सेम व्यवहार है, ये क्या माना जाएगा, ये 54 सेक्शन के अंतर्गत सेल माना जाएगा। मतलब पैसे के बदले में आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो तो उसको क्या है, उसको सेल माना जाता है। सीधी सी बात, पैसे लिए, जमीन ट्रांसफर कर दी, ये क्या हो गया, ये विक्रय हो गया। क्लियर। अब विक्रय जिसको सेल कहा जाता है, इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या शर्तें हैं, इसके बारे में बताएंगे। पहला तो है पार्टी। भाई पार्टी कैसी हो, भाई कितने पक्षकार हो सकते हैं, इसमें 2 पक्षकार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है विक्रेता जो जमीन को बेचता है, जिसको सेलर कहा जाता है। दूसरा होता है क्रेता। इनमें से अंतरक व अंतरिती भी कहा, इनको अंतरक और अंतरिती भी कह सकते हैं। अर्थात विक्रेता अंतरक होता है और क्रेता अंतरिती होता है। ठीक है, विक्रेता वह व्यक्ति हो सकता है जो संपत्ति का विक्रय करता है। ठीक है, वह व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी को बेचता है। जो बंदा प्रॉपर्टी को बेचता है, जो सेलर है, वो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कौन है, जो वयस्क है, वयस्क मतलब जो मेजर है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। ठीक है, जो साउंड माइंड है और जिसे संपत्ति का विक्रय करने का अधिकार हो, अर्थात वो उस जमीन, उस प्रॉपर्टी का स्वामी, मालिक होना चाहिए। ठीक है, और जहां तक क्रेता का प्रश्न है, खरीदने वाले का प्रश्न है, बायर का प्रश्न है, तो क्रेता ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्रय करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, धारा 6 में इसके बारे में बता रखा है। ठीक है,
विक्रेता का जो बेचने वाला है वो स्वस्थ चित्त होना जरूरी है। ठीक है, खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, दूसरा है इसका पॉइंट, विक्रय की विषय वस्तु भी। सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज को आप बेच रहे हो, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कहते हैं कि यहां पर जो इसकी सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा अचल संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे जमीन है, जायदाद है, कुछ भी है। ठीक है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी इसकी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, वो सेल एंड गुड्स एक्ट के अंदर बता रखा है। मतलब यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अचल संपत्ति की परिभाषा इस एक्ट की धारा 3 में दे रखी है। इसके अनुसार उगती फसलें, खड़ा काष्ठ तथा घास अचल संपत्ति नहीं है, अतः ये विक्रय की विषय वस्तु नहीं हो सकती। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, वो क्या होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा है स्वामित्व का अंतरण। भी जो सेल होती है, जो विक्रय होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है, इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि मॉर्टगेज है, किसी के पास अपनी जमीन रख दी, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी, पैसे लिए थे कि वापस कर दूंगा, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी अपनी जमीन रख दी, तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। पट्टा है, लीज है, उसके अंदर भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। पर यहां पर क्या होता है, सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, मालकियत ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, मालिक कोई और बन जाता है। ठीक है, और ऐसा अंतरण का स्वैच्छिक होना आवश्यक है। अंतरण का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध ना हो, अगेंस्ट लॉ नहीं होना चाहिए, अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध ना हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ठीक है, दुरुपदेशन और भूल के अधीन ना हो, मिस्टेक के अधीन नहीं होना चाहिए। विक्रेता ने अंतरण की प्रकृति को अच्छी तरह समझ लिया हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जो आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो किसी व्यक्ति को, ठीक है, सेल कर रहे हो, और जो उसके बदले में आपको कीमत मिलती है, उसको प्रतिफल कहते हैं। यहां प्रतिफल का मतलब क्या है, मनी, धन से लगाया जाता है। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में शब्द धन की परिभाषा नहीं दी गई, अतः माल विक्रय अधिनियम में धन की परिभाषा को ही अंगीकृत कर लेने की अनुशंसा की गई है। क्लियर, मतलब प्रॉपर्टी के बदले में आपको धन प्राप्त होना चाहिए, पैसा प्राप्त होना चाहिए, मनी प्राप्त होनी चाहिए, वो ही इसका कंसीडरेशन है। अगर आप कोई प्रतिफल के रूप में, कंसीडरेशन के रूप में कोई वस्तु प्राप्त करते हो, मतलब एक तरह तो आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, उसके बदले में आप वस्तु ले रहे हो कोई, ठीक है, मतलब वो क्या है, वो सेल नहीं माना जाएगा। उसको क्या कहेंगे, उसको एक्सचेंज कह सकते हैं। भाई वस्तु के बदले, प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के बदले में वस्तु, आप तो चीजों का एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सेल नहीं है। सेल का मतलब क्या है, भी मैंने जमीन बेची है, उसके बदले में मेरे को धन की प्राप्ति हो कंसीडरेशन के रूप में, तो वो ही सेल है। अब उसके बाद ये बताया गया कि विक्रय कैसे किया जाता है। भी आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल करनी है, तो कैसे करोगे, ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है। कहते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो कीमत है, अगर 100 रुपए या उससे अधिक है, तो आप जो सेल है, विक्रय केवल रजिस्टर्ड या रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा, रजिस्टर्ड डीड द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब रिटर्न में होगा, रजिस्टर्ड होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए या उससे ज्यादा की है, मान लो अभी 100 रुपए की है, 101 की है, 500 की है, 5 लाख की है, 5 करोड़ की है, तो रजिस्टर्ड होगा और बाय डीड होगा, ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम की है, मान लो भी 99 रुपीज की है, 98 रुपीज की है, तो
डिलीवरी ऑफ पोजेशन द्वारा किया जा सकता है। आप कब्जा देकर भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए से कम है। ठीक है। उसके बाद आता है पॉइंट बी, जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में अंतर क्या है। विक्रय तथा विक्रय के करार में अंतर। विक्रय का करार किसे कहा जाता है, इसके बारे में सेक्शन 54 में बता रखा है। इसके अंदर बता रखा है कि स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होता है, स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच में तय हुए निबंधनों पर होगा। यह शर्त ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्ट नहीं करती। मतलब जो एग्रीमेंट टू सेल है उसके अंदर पार्टीज क्या है, निबंधन डिसाइड करती है भी अपना जो ट्रांसफर होगा वो ऐसे ऐसे होगा, शर्तें निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार सृष्ट नहीं करता, मतलब प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मालिक वही व्यक्ति रहता है जब तक ये पूरा ना हो जाए। ठीक है। अब मोटे तौर पर इन दोनों में अंतर क्या है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। जो सेल है वो क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब जो पूर्ण हो चुका, कुछ करना बाकी नहीं रहा, मालिकियत ट्रांसफर हो गई, सारा कुछ हो गया, नया मालिक बंदा बन गया। ठीक है, प्रॉपर्टी वापस नहीं आ सकती। लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है वो क्या, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको पूर्ण किया जाना अभी बाकी है। अभी आपने एक एग्रीमेंट किया है प्रॉपर्टी को बेचने का। मान लो भी मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे को पसंद आ गई, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है, जैसे अपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना बयाना दे दिया, तो मान लो भी मैंने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए बयाना दे दिया, 6 महीने का टाइम मांग लिया, फिर मैं आपके पैसे दे दूंगा और प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। ठीक है, अभी तक सेल नहीं हुई, ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है। अभी हमारे बीच में तय हुआ है कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी की सेल है, विक्रय है, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, कल को मैं मुकर जाऊं या अगला मुकर जाए, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि अभी वो चीज पूरा नहीं हुई है, एग्जीक्यूटरी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा, विक्रय में स्वामित्व का अंतरण विक्रेता से क्रेता को अंतरित हो जाता है, मतलब सेल के अंदर जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। जबकि सेल टू एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है सेल का, उसमें क्या है, संपत्ति में हित सर्जित नहीं होता, अर्थात अभी कुछ नहीं हुआ, अभी किसी का कोई भी मतलब इंटरेस्ट है वो क्रिएट नहीं हुआ। कहने का मतलब अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, मालकियत नए बंदे की नहीं बनी, किसी का कोई अधिकार या स्वामित्व क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। तीसरा है, विक्रय कभी भंग नहीं होता, मतलब इसको नहीं तोड़ा जा सकता। एक बार आपने प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बदले में उसकी कीमत ले ली, सारा कुछ पूरा हो गया, क्या आप उसको दोबारा जाकर उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसके पास आपने प्रॉपर्टी बेची है कि भैया ये प्रॉपर्टी मुझको वापस चाहिए? उसकी मर्जी है दे या ना दे, वो किसी को भी बेचे, क्योंकि वो मालिक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। इसको तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल, जबकि विक्रय के करार को भंग किया जा सकता है। करार के भंग से क्षतिपूर्ति के लिए यह संविदा विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद लाने के अधिकारों का उद्भव होता है। कहने का मतलब एग्रीमेंट सेल को आप तोड़ सकते हो, और उसके बीच में अगर आपको कोई डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति, जो कंपनसेशन है, उसकी भरपाई के लिए वाद ला सकते हो। ठीक है। कहने का मतलब सेल एक बार प्रॉपर्टी होगी, इसको नहीं तोड़ा जा सकता, एग्रीमेंट टू सेल को तोड़ा जा सकता है।
ठीक है, क्योंकि वो तो अभी एग्रीमेंट है, अभी सेल पूरी नहीं हुई। तो ये मोटे मोटे प्रकार से दो तीन अंतर है भी, सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है सेल का, विक्रय का पूरा होता है। विक्रय क्या है? धन के बदले में, कीमत के बदले में, पैसे के बदले में प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफर करना, मालकियत को ट्रांसफर करना। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला तो है पार्टी। पार्टी कैसी हो कि कंपिटेंट हो, बेचने वाला तो होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड हो, स्वस्थ चित्त हो। ठीक है, मेजर हो, प्रॉपर्टी का मालिक हो, खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, दूसरा है विक्रय की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज को बेच रहे हो, कैसी होनी चाहिए। यहां पर बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है यहां पर सेल के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। चौथा है प्रतिफल, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जो धन है, मनी है, उससे लगाया जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि सेल कैसे होगी? अगर 100 रुपए या उससे ज्यादा की कीमत की प्रॉपर्टी है, 100 की है, 101 की है, 500 की है, 5 लाख की है, 5 करोड़ की है, तो रजिस्टर्ड विलेख द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, अगर इससे कम की है, 99 की है, 98 रुपए की है, तो आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन के द्वारा इसका ट्रांसफर कर सकते, कब्जा देकर कर सकते। उसके बाद में बता दिया भी सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अंतर क्या है। ये आपका टॉपिक समाप्त होता है।